Good morning, students and friends. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. Students, today our discussing poem will be on his 23rd birthday. So, previous we have discussed on his blindness, and today we are going to discuss about on his 23rd birthday. So, before entering to this lecture, I would like to request you to please subscribe this channel and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and also classmates. So then let's begin. So before reading of this poem, I would like to give a small introduction of the poet. Already I gave a little introduction of the poet, that is on his blindness, the poem, and today we will discuss little bit briefly about the poet. This will be the second biography or the part of two biography of John Milton. So let's begin. Introduction to the poet. John Milton was born in London in a family that were fairly well off. जॉन मिल्टन एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ और जो परिवार अच्छे संपन्न घराने के थे. ओके. He grew up in an atmosphere where religious poetry echoed, है ना, echoed with love of music. तो वो ऐसे एक घराने में मतलब जन्म हुए और वहाँ का वातावरण ऐसा था जिसमें धार्मिक भावना तथा संगीत प्रेमी दोनों एक साथ जोर दिया जाता था. ठीक है. उनकी पारिवारिक परिवेश जो प्रतिपालन जिसे हम कहते हैं इस प्रकार हुआ था. As a child he saw a great promise. ओके. एक बच्चा होने के नाते उनके अंदर बहुत से और अद्भुत प्रतिभा का परिचय को उन्होंने दिया है. ठीक है. अपने बचपन में ही. As a child he saw great promise. His early verses, his success at school and his gift of music seemed to suggest a great future. तो एक अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया था. उसके प्रारंभिक कविताएं, स्कूल में उसकी सफलता तथा संगीत में उसकी प्रतिभा, इन सबसे उसके महान भविष्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी. कहने का मतलब ये है कि स्कूल कैरियर में उसके अंदर जो प्रतिभाएं थी, है ना, और वही उसी प्रतिभा के अंतर्गत ही उसके भविष्य को और उस समय लोग देख सकते थे. He could not but believe that he was destined to perform some task which should bring glory to God. तो देखिए उनके धार्मिक विश्वास और किस प्रकार है. उनका ये निश्चिंत विश्वास बन गया था कि उनके भाग्य में ऐसा महान कार्य करना लिखा है जो ईश्वर के प्रति अनूठा कार्य होगा तथा ईश्वरीय महानता को स्पष्ट करने वाला होगा. That his destiny could be that of a poet prophet he had little doubt. जो ईश्वर के प्रति अनूठा कार्य होगा तथा ईश्वरीय महान को स्पष्ट करने वाला होगा, वह ईश्वर की
महानता का गायक कभी होगा, ये निश्चय सा ही था। यानी वो इसमें कोई संदेह नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा कवि बनेंगे और साथ ही साथ ईश्वर के दी हुई कार्य को भलीभांति करेंगे। He had the highest opinion of the poet Vacation, that thought that the poet should prepare himself for the high calling by studies, a pure life, and devout prayer to eternal spirit. कभी कर्म के वो उच्चतम कार्य मानता था तथा उनका विश्वास था कि उस उच्च कार्य के लिए कवि को कठिन अध्ययन करना चाहिए, पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रखने चाहिए। He had no doubt that once he prepared himself, God would inspire him as he had inspired the prophet of Old Testament. उसे ये बात में संदेह नहीं था कि एक बार जब वो उस महान उद्देश्य को पूर्ति के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा तो ईश्वर उसे भी उसी प्रकार प्रेरणा देगा जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के पैगंबर को दी थी। यानी यहाँ पे दो शब्द को आपको समझना है, एक तो प्रोफेट और दूसरा है ओल्ड टेस्टामेंट। ये ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है, जैसे कि आप बाइबल में 39 किताब होती है। बाइबल को दो भागों में बांटा जाता है, एक भाग तो ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और दूसरा भाग है न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। यानी ईसा मसीह का आने से पहले वाले भाग को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और ईसा मसीह के आने के बाद के भाग को न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में करीब 39 बुक्स होते हैं और न्यू टेस्टामेंट में करीब 27 बुक्स होते हैं। दोनों का मिला करके 66 किताब होते हैं जो बाइबल है। तो इसी प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे प्रॉफिट हुआ करते थे, यानी जिसको हिंदी में पैगंबर कहा जाता है। मैं ट्रांसलेशन को भी यहाँ पे पास में ही रखा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होता इसलिए। सो इफ़ वी डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, सो प्रॉफिट्स the person one who is telling about future, and especially he is a servant of God. If we think about Old Testament, the Bible is divided into two parts. One is Old Testament and another is a New Testament. Old Testament means that is before Christ, or New Testament means that is after Christ. There are 39 books in Old Testament and there are 27 books in New Testament. Altogether 66 books are consist of a Bible. So I'm not going to teach you or preach you about Bible. So there is there is a word of Old Testament, that is a little bit I told you about the Bible. Milton set himself righteous, scheduled, and set himself no limits. Okay, so here we see that Milton, what is his belief? Okay, Milton set himself a righteous, शेड्यूल्ड। मिल्टन अपने आप में और अपने आप को एक धार्मिक और पवित्र जीवन और व्यतीत करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। ठीक है, अपना जीवन को क्रम को
बड़ी कठोरता से ढाल देता है। From the age of 12, from the age of 12, he never went to bed before midnight. Uh, that's very wonderful experience. बिफोर, जैसे कि उनके जो एज 12 साल की उम्र के बाद से वो कभी भी मिडनाइट से पहले बिस्तर पे नहीं जाते थे। He read all the best work of Hebrew, Greek, Roman and contemporary writers. In one of his letters to the friend Daudeti, he wrote that he was thinking of immortality by writing something that posterity will not let willingly die. That was very wonderful कि वो आधी रात से पहले कभी बिस्तर पर सोने नहीं जाता था, यानी 12 साल के बाद। हिब्रू, ग्रीक, रोमन तथा अपने समय के महानतम ग्रंथों का उसने अध्ययन कर लिया था। अपने मित्र डेटी को उसने लिखा था कि वो एक ऐसा ग्रंथ लिखने की सोच रहे हैं जो उसे अमर बना देगा, जिसे आगे आने वाला पीढ़ियाँ नष्ट नहीं होने देगी। Milton was, however, equally interested in what was going on all around him. लेकिन इसके साथ ही मिल्टन इस बात को भी पूरी रुचि लेता था संसार में उसकी चारों ओर क्या हो रहा है। He was deeply involved in the struggle for political and religious liberty. वो अपने आप को राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष से वो घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हैं। He was a jealous partisan of republicanism and puritanism, and when the great rebellion broke out, he took it to be will of God that he should devote himself to this task with all his might. He gave up poetic ambitions, and for 20 years between 1638 and 1658 he wrote little poetry. उसके बाद फिर उनका जीवन में क्या होता है, वो रिपब्लिकन और प्यूरिटनिज्म का पक्का समर्थक था, और जब महान विद्रोह फैल हो गया तो उसने उसे ईश्वर की इच्छा मानकर अपनी पूर्ण शक्ति उसके समर्थन और प्रक्रिया सहयोग देने में लगा दी। उसने अपनी काव्यगत महत्वाकांक्षा छोड़ दी और 1630 से लेकर के 1658 तक के 20 वर्ष के काल में बहुत से कम कविता लिखे, मतलब कम ही लिखे, मतलब 20 साल के समय निकल जाता है और वो कम लिखते हैं। All his energies and his talent as writer were in the service of the Republic. But Oliver Cromwell died in 1658. The King Charles II returned in 1660, and the Republic for which Milton had given up his political career collapsed. Milton, who had become blind in 1652,
रिटर्न टू पोइट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं 20 वर्ष के काल में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन लेखक के रूप में उनकी सारी शक्ति तथा प्रतिभा रिपब्लिक की सेवा में लगी। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल 1658 में मर गया। 1660 में राजा चार्ल्स द्वितीय वापस लौट आया और वो रिपब्लिक जिसके लिए मिल्टन ने अपना काव्य जीवन छोड़ दिया था, समाप्त हो गया। मिल्टन जो 1658 को अंधा हो गया था, पुनः काव्य रचना में लगा दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ समय के लिए जो एक बड़ी दूरी बन गई थी, तो उस दूरी को अब वो पूरा करते हैं और एक काव्य लिखने की जो प्रक्रिया है उसी में ललीन हो जाते हैं। Thus Milton's career show 3 clear division। तो इस प्रकार से मिल्टन का जीवन कैरियर को 3 भागों में बांटा जाता है। द अर्ली पीरियड विच एंड्स इन 1638, जो अर्ली पीरियड जिससे प्रारंभिक काल जो होता है वो 1638 में पूरा हो जाता है। द मिडिल पीरियड विच स्प्रेड ओवर spreads over 20 years from 1639 to 1658, और मध्यम का जो समय है वो 1639 से लेकर के 1658 तक होता है। एंड द लास्ट पीरियड टिल हिज डेथ 1674, और आखिरी वक्त जो है वो 1674 तक रहता है। In the first period, he writes under the influence of Greece and Rome, and his poetry shows all the best features of Renaissance। तो यहाँ पे सबसे पहले काल में मिल्टन ग्रीस और रोम के प्रभाव में काव्य रचना करता है, तो था रेनेस काल की श्रेष्ठ विशेषताएं का प्रदर्शन करता है। ठीक है। सो हियर यू कैन सी ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोम एंड ग्रीस, एंड दैट शोज द ग्रेट फीचर्स द टाइम ऑफ रेनेसांस। टू दिस पीरियड बिलोंग ला अलेग्रो, second Pansaros, the Muscu Comos, and pastoral age Lycidas on the death of his friend Edward King। तो ये तीनों जो राइटिंग को मैंने पढ़ा उसको लिखा था, लेकिन इसमें से लिसिदास जो है उसका फ्रेंड एडवर्ड किंग को वो याद करते हुए वो लिखते हैं। द मिडिल पीरियड ऑफ, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया ये सभी उनका जो प्रारंभिक काल की पोएम है राइटिंग से। मिडिल पीरियड मिल्टन्स लिटरेरी कैरियर इज डिवोटेड टू द राइटिंग ऑफ प्रोज, और मिडिल पीरियड में जैसे आते हैं तो वो मध्यकाल में जो प्रोज यानी गद्य लेखन के ऊपर अपने आप को समर्पण करते हैं। The subjects which occupied him were education, recite and diverse। तो यहाँ पे जो खास करके वो लिखना चाहते हैं, जिन विषय उसे व्यस्त रखे थे, शिक्षा, धर्मांधता, तलाक, इन सभी के ऊपर वो लिखते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मिल्टन के साहित्यिक जीवन का मध्यकाल गद्य लेखक को समर्पित है। इस समय जिन विषयों ने उसे व्यस्त रखा वे थे शिक्षा, धर्मांधता और तलाक। इन सभी के विषय के प्रति वो विशेष जोर दिए।
In all these dominant them a liberty which found a powerful expression in his famous Areopagity। और इन समय में क्या होता है, इनमें से इस सभी में जो प्रमुखता का छाया विषय है वो है स्वतंत्रता, और इस विषय का उसका प्रमुख ग्रंथ जिसमें उसके श्रेष्ठ विचार व्यक्त हुए, जो आरोपागी लेशिका, ठीक है, जो टिल यार्ड ने उसके गद्य लेखों को उसका मिल्टन का आशा का गीत कहा है। तो टिलियार्ड सीज in his prose works his means Milton's Song of Hope, and the proof of the poet believed that England was the chosen nation for God's second appearance। तो इसमें ईश्वर ने जब दूसरी बार प्रकट होने की जो समय आता है, उस समय के लिए इंग्लैंड को ही उन्होंने चुना है, ऐसा एक मतलब माना जाता है, ऐसा एक विश्वास कहा जाता है। तो इसको मैं और थोड़ा सा इसको मैं फिर से बता देता हूँ। लिटियार्ड ने उसके गद्य लेखों को उसका यानी मिल्टन का आशा का गीत कहा है, तथा इनमें इस बात का सबूत मिलता है कि ईश्वर के दूसरी बार प्रकट होने का सौभाग्य पाने वाला देश इंग्लैंड ही था। द लास्ट पीरियड, ये सभी चीज़ें हम प्रीवियस भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा कोई टाइम नहीं लूँगा उसके लिए। द लास्ट पीरियड वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर हिज पोएटिक हु हैड सच ग्रेट फेथ इन गॉड। आखिरी का समय उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, और लेकिन उस अवस्था में भी उनका जो विश्वास है बहुत ही मजबूत था। हिज डिस्पायर, हिज फियर ऑफ गॉड, डिसर्शन and the final restoration of his faith in the justice of God or constitute theme of the last words is greatest in his fulfill his destiny, Paradise Lost 1667, Paradise Regained, and Samson Agonicist 1671. The last was ट्रेजेडी रिटन ऑन ग्रीक मॉडल। इस प्रकार से वो अपने आगे का समय का जो लेख है, मतलब जब वो अंधा हो जाते हैं और उसके बाद ये सभी लिखते हैं। मिल्टन शोज ए ब्लेंड ऑफ टू ऑपोस्ट मूवमेंट ऑफ द पीरियड। ही इज प्यूरिटन इन हिज डीप veneration of religion and morality in his absolute faith in God. But he is also a man of Renaissance in his love of music, literature, architecture, philosophy, and other fine art. This duality and a fact of this nature and pulsates through his work। दो बातें हैं यहाँ पे। यद्यपि वो प्यूरिटन थे, यानी पवित्रकरण का जो युग था उसी युग का मानने वाले थे, लेकिन किसी भी हालत में वो ईश्वर विश्वासी भी थे, मतलब धार्मिक मनोभाव भी उसका बहुत और स्ट्रॉन्ग था, मोरालिटी के ऊपर वो प्रोत्साहन देते थे, सब कुछ था। लेकिन इन सभी के बावजूद भी, ठीक है, ए मैन ऑफ रेनेसेंस यानी एक पुनर्जागरण का व्यक्ति थे, जिसके तहत लव, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फिलोसफी और अदर फाइन आर्ट, इन सभी को भी वो बढ़ावा देते थे।
कहने का मतलब ये हुआ कि प्यूरिटन लोग जो है सामान्य रूप से और बहुत सारे कार्य को विरोध करते थे, और जो चीज़ को हमने उनका प्रीवियस लाइफ बैकग्राउंड जब हमने देखा था तभी हमने देखा है। तो इन सभी के बावजूद भी और ये प्यूरिटन होने के बावजूद भी फिलोसफी, लिटरेचर, आर्किटेक्चर इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर फिर भी और भी कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कमेंट के माध्यम से, और मैं आपको हेल्प करने में खुशी महसूस करूँगा। सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो पोएट को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू। माय गॉड ब्लेस यू।